मूवी की शुरुआत में हम बॉयस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी से कहता है कि वह जादू, चुड़ैलों और राक्षसों की एक कहानी सुनाएगा। और ये कोई फेरी टेल नहीं है, इसलिए इसमें कोई हैप्पी एंडिंग भी नहीं है। इसमें एक युद्ध में खत्म हो चुकी दुनिया है जहाँ सिर्फ लॉस्ट लैंड्स बचे हैं, जिनमें अंधेरे में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं और बचे हुए सारे लोग अब सिर्फ एक ही शहर में रहते हैं। अब हम उसी शहर में एक विच ग्रे एलिस को देखते हैं जिसे चर्च के खिलाफ जाने के जुर्म में चर्च की एक लीडर ऐश फांसी की सज़ा दे रही होती है। क्योंकि ग्रे लोगों के लिए मसीहा जैसी है, वह लोगों की इच्छाएं पूरी करती है और वह इसके लिए किसी को मना नहीं करती है, जिससे चर्च और उस शहर के राजा ओवरलॉर्ड पर से लोगों का विश्वास कम होता है। इसलिए ऐश उसे शैतान बताते हुए उसके पैरों के नीचे से क्रॉस हटाकर उसे फांसी पर लटका देती है। लेकिन तभी ग्रे वहीं खड़े एक आदमी की आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे उसे भ्रम होता है कि जैसे वह फांसी पर लटक रहा है। इसलिए वह खुद को बचाने के लिए एक गोली मारकर रस्सी को काट देता है, लेकिन असल में वह ग्रे को बचा लेता है। अब ग्रे उन सबको मारकर ऐश को ही फांसी के फंदे पर लटका देती है और उसके वहां से जाते वक्त शहर की जनता खुश होती है और उन्हें लगता है ग्रे उन्हें भी राजा और चर्च के अत्याचारों से बचा लेगी। दूसरी ओर हम लॉस्ट लैंड्स की एक सुरंग में बाउंटी हंटर बॉयज को देखते हैं, जिसे कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वह उन सबको गन और अपने 2 मुंह वाले सांप से मार देता है। ग्रे भी अब अपने ठिकाने पर पहुंचती है, जहां वह एवलिन नाम की एक अंधी विच से मिलती है, जिसे ग्रे ने बचपन से पाला होता है। अब वहां ग्रे से मिलने राजा ओवरलॉर्ड की वाइफ रानी अमारा और उनका सेनापति जेराइस आते हैं। रानी अमारा जेराइस को उन्हें अकेला छोड़ने कहती है। फिर वह ग्रे से कहती है, मुझे पता है कि तुम कीमत चुकाने पर लोगों की इच्छाएं पूरी करती हो और मैं तुमसे शैप शिफ्टर की पावर चाहती हूँ ताकि मैं वेयरवुल्फ बन सकूं। रानी इसके लिए ग्रे को चांदी के सिक्के देती है। ग्रे उन्हें चेतावनी देती है कि ऐसी पावर मिलने के बाद लोग खुश नहीं रह सकते, लेकिन रानी अमारा जिद में होती है। तब ग्रे भी उनसे कहती है कि वह किसी को मना नहीं करती है और वह रानी अमारा से पूर्णिमा तक का समय मांगकर शैप शिफ्टर की पावर लाकर देने का वादा करती है। रानी के जाने के बाद उनका सेनापति भी ग्रे के पास आता है और उसे अपनी कीमती खानदानी घड़ी देकर बदले में ग्रे से रानी अमारा की इच्छा पूरी न करने के लिए कहता है। तब ग्रे उससे कहती है, तुम तो रानी को धोखा दे रहे हो। तब जेराइस कहता है, रानी जो शक्ति चाह रही है वह उन्हें नष्ट कर देगी, इसलिए मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। ग्रे उससे भी कहती है, मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, और उसकी भी इच्छा पूरी करने का वादा करती है। अब ग्रे अपने जादू से शैप शिफ्टर को खोजने की कोशिश करती है, जिसमें उसे इंसानी खोपड़ियों से भरी एक नदी में कुछ लोगों से लड़ते हुए एक वेयरवुल्फ की झलक दिखती है। रानी अमारा भी अब अपने महल पहुंचती है, जहां हम राजा ओवरलॉर्ड को देखते हैं, जो अब काफ़ी बूढ़े और लाचार हो गए हैं, और रानी अमारा उनसे नफरत करती है। उसके बाद रानी चुपके से अपने प्रेमी से मिलती है, जो कोई और नहीं बल्कि बॉयस ही है। बॉयस रानी से जल्द ही वापस मिलने का वादा करके वहां से जा रहा होता है। तब उसे 2 गार्ड्स रोक लेते हैं, लेकिन बॉयस उन्हें शराब से बुरी तरह जलाकर मार देता है और एक पब में आ जाता है। अब ग्रे भी उस पब में आकर बॉयस से मिलती है और उससे कहती है, मैंने सुना है तुम एक हंटर हो और लॉस्ट लैंड्स में ट्रैवल करते हो। फिर बॉयस उसे ताश के गेम में हार कर बात करने के लिए मान जाता है। ग्रे उसे बताती है कि वह एक शैप शिफ्टर को ढूंढ रही है और उसे शैप शिफ्टर की शक्तियां पाने के लिए उसके ठिकाने पर ही उसे मारना होगा। तब बॉयस भी कहता है, मैंने भी शैप शिफ्टर के बारे में सुना है। उसे सब सरडोर के नाम से जानते हैं और वह स्कल रिवर में रहता है, लेकिन जो भी वहां जाता है जिंदा लौट कर नहीं आता। ग्रे को भी झलक में स्कल रिवर ही दिखी होती है, इसलिए वह बॉयस को उसे स्कल रिवर ले जाने को कहती है और बदले में रानी के सेनापति की महंगी घड़ी देने का वादा करती है। तभी वहां ऐश अपने लोगों के साथ आकर उन पर हमला कर देती है। बॉयस भी अपने सांपों से उन पर हमला करता है, लेकिन ऐश उसके सांपों को मार देती है और वे दोनों वहां से बचकर लॉस्ट लैंड्स की ओर निकल जाते हैं। अब ऐश चर्च के बड़े फादर पैट से मिलकर बताती है कि ग्रे एक आदमी के साथ उनसे बचकर भाग गई है। पैट कहता है, ग्रे लोगों की हीरो बन गई है, लोग अब हमारी इज्जत नहीं करेंगे। ऐश अपने साथ ग्रे की दोस्त अंधी विच को भी पकड़ कर लाई होती है।
उससे उन्हें पता चलता है कि रानी और सेनापति ग्रे से मिलने गए थे। तब पैट कहता है, अगर रानी किसी विच के साथ मिलकर कोई काला जादू कर रही है तो हमें कैसे भी ग्रे को पकड़कर उसका बयान लेना होगा ताकि हम रानी को सजा देकर उसे हटा सकें। दूसरी ओर ग्रे और बॉयस भी रात में एक जगह रुकते हैं। बॉयस अपने सांप के मारे जाने से काफी उदास होता है। बाद में जब ग्रे सो रही होती है तब बॉयस ग्रे की ओर चाकू लेकर बढ़ता है। ग्रे डर कर उसे रोकती है, लेकिन वह ग्रे के पास ही एक बिच्छू को चाकू से मारकर ग्रे की जान बचाता है और कहता है, डरो मत, मैं अपनी पेमेंट लेने से पहले तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब पूर्णिमा होने में 5 दिन बाकी होते हैं। ग्रे और बॉयस अगली सुबह एक ट्रेडिंग पोस्ट नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात बॉयस के पुराने दोस्त रॉस और मारा से होती है। ग्रे बॉयस को बताती है कि उसे सरडोर वुल्फ के रूप में चाहिए, इसलिए उन्हें पूर्णिमा से पहले स्कल रिवर पहुंचना होगा। वे लोग वहां जल्दी पहुंचने के लिए पहाड़ों के रास्ते जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद मारा बॉयस को अपने साथ ले जाती है और वे दोनों साथ में कुछ समय बिताते हैं, जहां बॉयस मारा को बचपन से अपने अकेलेपन के बारे में बताता है कि उसने बचपन में अपने पेरेंट्स की मौत के बाद अकेले जीना सीखा, जिस वजह से वह इतना कठोर बन गया। अब पूर्णिमा होने में 4 दिन बचे होते हैं। अगली सुबह वे दोनों रॉस और मारा को बाएं कहकर अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। बॉयस ग्रे को बताता है कि इससे आगे सिर्फ लॉस्ट लैंड है। दूसरी ओर ऐश भी एक बड़ी ट्रेन में अपने लोगों के साथ ग्रे को पकड़ने लॉस्ट लैंड की ओर निकल जाती है। रानी को जब यह बात पता चलती है तो वह पैट से मिलकर कारण पूछती है। जब पैट उसे बताता है कि उसने ऐश को ग्रे नाम की एक विच को पकड़ने भेजा है, तब रानी डांटते हुए कहती है, ग्रे को पकड़ने से ज्यादा जरूरत तुम्हारे आदमियों की हमें यहाँ शहर में है। पैट समझ जाता है कि रानी काले जादू की दोषी है, इसलिए वह ऐश को कॉल करके ग्रे को और जल्दी ढूंढने को कहता है। ऐश अब रॉस और मारा को पकड़कर बहुत टॉर्चर करती है। तब मारा बता देती है कि वे लोग स्कल रिवर जा रहे हैं, लेकिन ऐश उनकी जगह को पूरी तरह से जला देती है। अब पूर्णिमा होने में 3 दिन बचे होते हैं। बॉयस और ग्रे भी अब बॉयस के एक और दोस्त साइरस के घर पहुंचते हैं, जो लोगों को अपनी केबल कार से पहाड़ की दूसरी ओर ले जाता है। लेकिन बॉयस को वहां साइरस की लाश फांसी पर लटकी मिलती है। तभी पीछे से ऐश अपने बहुत सारे लोगों के साथ वहां आ जाती है, लेकिन इस बार वे सब लोग चश्मे से अपनी आंखें ढक कर आते हैं ताकि ग्रे उन्हें हिप्नोटाइज न कर पाए। ऐश जब बॉयस को अपनी ट्रेन के सामने बांध कर लाई हुई उसकी दोस्त मारा को दिखाती है। बॉयस और मारा एक दूसरे को देखकर उदास होते हैं। तभी ऐश मारा के सिर पर गोली मार देती है। फिर ग्रे और बॉयस भी ऐश के आदमियों को मारने लगते हैं और उनसे बचकर एक केबल कार में चढ़ जाते हैं। दोनों मिलकर सारे लोगों को मारकर वहां से बाहर फेंकने लगते हैं। तभी ऐश अपने आदमियों से कहकर केबल्स कटवा देती है, जिससे उनकी केबल कार गिरकर पहाड़ी से टकरा जाती है। लेकिन वे लोग किसी तरह बाहर निकलकर पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं और कार पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। तभी ऐश पीछे से बॉयस के कंधे पर गोली मार देती है। फिर वह ग्रे पर भी निशाना लगाती है, लेकिन तभी उसकी आंखें ग्रे से मिल जाती हैं और ग्रे उसे भ्रम में डाल देती है और वे दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। रात होने पर दोनों एक जगह आराम करने रुकते हैं। बॉयस अपने हाथ के घाव को शराब से साफ करता है और अपने हाथों से ही गोली निकाल लेता है। फिर वह ग्रे से कहकर अपने घाव को सिलवा लेता है। बॉयस अपने दोस्तों रॉस और मारा के मरने से काफी दुखी होता है। तब ग्रे भी उसके पास में लेट जाती है और दोनों बात करते हुए आराम करते हैं। अब पूर्णिमा होने में 2 दिन बाकी होते हैं। तब रानी अमारा को भी पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह राजा को चिढ़ाते हुए बताती है, मेरे पेट में हमारा वारिस है, लेकिन उसका बाप बॉयस है। फिर वह राजा का गला दबाकर उसे मार देती है। ग्रे और बॉयस भी अब आगे बढ़ते हुए एक खराब फैक्ट्री में पहुंचते हैं। बॉयस ग्रे से कहता है, रात में यहाँ खतरनाक मॉन्स्टर्स आते हैं और दोनों तेजी से अपने चारों ओर पेट्रोल गिरा देते हैं और रात होते ही अचानक से फैक्ट्री की सारी लाइट्स जल जाती हैं और तभी बॉयस पेट्रोल में आग लगा लेता है और चारों ओर से मॉन्स्टर्स आकर उन पर हमला करने लगते हैं। वे दोनों मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को आग में जलाकर मारने लगते हैं। फिर ऊपर से उन मॉन्स्टर्स का नेता भी नीचे कूदकर ग्रे को पकड़ लेता है, लेकिन ग्रे उसकी आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर देती है।
और वह खुद ही अपने मॉन्स्टर्स को पीछे हटने बोलता है। फिर ग्रे बॉयज को अपने पास बुलाती है और आग के भ्रम से सारे मॉन्स्टर्स को जलाकर वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देती है, जिससे सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। लेकिन इसमें ग्रे भी कमज़ोर हो जाती है। तब बॉयस उसे संभालता है। अब पूर्णिमा होने में सिर्फ एक ही दिन बचा होता है। पैट और जेरायस मिलकर सारे लोगों को बताते हैं कि राजा ओवरलॉर्ड मर चुके हैं और वे रानी अमारा को राजगद्दी पर बिठा देते हैं। लेकिन पैट इससे काफ़ी भड़का हुआ होता है, क्योंकि वह जानता है कि वारिस राजा का नहीं है। लेकिन रानी अमारा भी जानती है कि पैट उनसे गद्दारी कर सकता है, इसलिए वह अपने सेनापति जेरायस को अपना साथ देने के लिए मनाती है। दूसरी ओर बॉयस ग्रे से कहता है कि कल हम स्कल रिवर पहुंच जाएंगे, लेकिन सारडोर बहुत खतरनाक है, वह तुम्हें मार डालेगा। तब ग्रे कहती है किसी एक को तो मरना ही होगा। फिर वह बॉयस को घड़ी देकर उसे अपनी जान बचाने के लिए वापस लौट जाने कहती है। बॉयस उसे भी अपने साथ वापस चलने कहता है, लेकिन ग्रे उसे बताती है मुझ पर शाप है, इसलिए मैं लोगों की इच्छाओं को पूरी करने से मना नहीं कर सकती हूँ। तब बॉयस भी उसका साथ देने का फैसला करता है और दोनों एक रेलवे टनल से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें ट्रैक पर ऐश की ट्रेन आने का आभास होता है। तब ग्रे ट्रेन के सामने भागते हुए ऐश की ट्रेन को अपने पीछे लगाकर एक टूटे हुए रेलवे ब्रिज से नीचे गिरा देती है और बॉयस वहीं नीचे ग्रे का हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन ऐश और उसके सारे आदमी ट्रेन के साथ नीचे गिरकर धमाके में मारे जाते हैं। दूसरी ओर जेराइस अपने आदमियों के साथ मिलकर पैट को भी मार देता है। अब पूर्णिमा वाला दिन भी आ जाता है। ग्रे और बॉयस भी अब स्कल रिवर में पहुंचकर सरडोर के ठिकाने में भी पहुंच जाते हैं। ग्रे अब रात होने से पहले सिल्वर क्लॉज पहनकर तैयारी करने लगती है, क्योंकि वुल्फ को सिल्वर के हथियारों से ही मारा जा सकता है। तब बॉयस उसे कहता है सरडोर पर लोग पहले भी सिल्वर के हथियारों से हमला कर चुके हैं, लेकिन सरडोर फिर भी उन सबको मार चुका है। वह ग्रे को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे कहती है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। इसके बाद पूर्णिमा की रात हो जाती है और बॉयस अचानक कमज़ोर पड़ने लगता है। तब ग्रे उससे कहती है मैं पहले से जानती थी कि तुम ही वो शैप शिफ्टर सरडोर हो। तुमने सोचा कि तुम मुझे भी बाकी लोगों की तरह यहाँ लाकर मार डालोगे, लेकिन बॉयस उससे कहता है मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। उसके बाद बॉयस पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। तब ग्रे बॉयस की आंखों में देखकर उसे खुद का बड़ा कौवा होने का भ्रम कराती है और उसके पास पहुंचकर सिल्वर क्लॉज से उस पर बहुत बार हमला करती है और उसे घायल करके बेहोश कर देती है। तभी कुछ देर के लिए चांद भी बादलों में छुप जाता है और बॉयस वापस इंसान बन जाता है। तब ग्रे उसकी देखभाल करने का भ्रम कराती है और उसे सोने के लिए कहकर उसे जंजीरों से बांध देती है। बॉयस कहता है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तब ग्रे भी उससे कहती है जब तुम मुझसे मिले थे तभी तुम्हारा भाग्य तय हो गया था। और फिर फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ग्रे को शैप शिफ्टर की झलकी में बॉयस का चेहरा भी दिख गया था। इसलिए ही उसने बॉयस से मदद मांगी थी और उसने बॉयस के घाव सिलते वक्त उसके शरीर में एक सिल्वर कॉइन डाल दिया था। बॉयस ये जानकर गुस्से में कहता है तुमने मुझे जहर दिया, क्योंकि सिल्वर उसके लिए जहर जैसा है। तब ग्रे उससे माफ़ी मांगती है और मारने वाली होती है, लेकिन तभी बॉयस उसे रोककर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कहता है, जिसमें वह कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर साथ रहें, साथ शिकार करें। और ग्रे से कहता है मुझे पता है कि तुम भी यही चाहती हो। ग्रे भी कहती है मैं किसी को मना नहीं करती हूँ। लेकिन तभी चांद भी वापस बाहर आ जाता है और बॉयस फिर से वेयरवुल्फ बन जाता है और ग्रे उसे वहीं मार देती है और अगली सुबह उसे दफनाकर उसकी पेमेंट उस घड़ी को उसके ऊपर रखकर उसकी खाल को लेकर वापस शहर में आ जाती है। ग्रे को वापस देखकर शहर के सारे लोगों को फिर से उम्मीद मिलती है और वे लोग महल और चर्च के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं। ग्रे भी अब महल में जाकर जेराइस को सरडोर की खाल देकर कहती है रानी से कहो कि अपना खून खाल पर टपकाकर इसे आज रात के खत्म होने से पहले पहन ले, तब पावर उनकी हो जाएगी। तब जेराइस उससे कहता है तुमने रानी की इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन इससे मेरी विश अधूरी रह गई। तब ग्रे कहती है तुम जो चाहते थे वह तुम्हें मिल चुका है और रानी भी तुम्हें मिल चुकी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे और रानी के बीच आने वाले इंसान बॉयस को भी मार दिया है।
रानी अमारा को जब बॉयस के मरने के बारे में पता चलता है वह काफ़ी उदास होती है। और जब रानी को समझ आता है कि जेराइस की ग्रे से उसे सफल न होने देने की इच्छा के कारण बॉयस मारा गया है, तब रानी गुस्से में जेराइस को भी मार देती है। और फिर वह बॉयस को याद करते हुए कहती है, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था बॉयस, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं और हम साथ साथ रह सकें और साथ शिकार कर सकें। लेकिन जनता भी विद्रोह करती हुई महल तक पहुंच जाती है और गार्ड्स को मारने लगती है। इसलिए रानी अमारा भी अपनी जान बचाने के लिए खाल वहीं छोड़कर भाग जाती है। और सुबह सूरज की रोशनी पड़ते ही खाल की पावर निकलकर वापस बॉयस के शरीर में पहुंच जाती है। और उसके बाद हम बॉयस को ग्रे के ठिकाने पर जिंदा देखते हैं, जो ग्रे को ये कहानी सुना रहा होता है। और वह मूवी के शुरू में इस कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं है इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे लगता है ग्रे ने उसे मार दिया था, लेकिन वह जिंदा बच गया और अब वह ग्रे को मारकर कहानी की एंडिंग करना चाहता है। लेकिन ग्रे कहती है, मुझे ये एंडिंग पसंद नहीं आई क्योंकि मैंने तुम तीनों की इच्छाएं पूरी की हैं। फिर वह बताती है कि उसे पहले से पता था कि तुम रानी के साथ हो। रानी ने तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे शैप शिफ्टर की पावर मांगी थी और मुझे पता था कि रानी को जब पता चलेगा कि खाल तुम्हारी है तो वह उसे नहीं पहनेगी और इससे सेनापति की रानी को सफल न होने देने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, इसलिए रानी के खाल न पहनने से मुझे पता था कि तुम भी जिंदा रहोगे। और मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारी बंदूक में गोली भी नहीं है और बॉयस के बंदूक चलाने पर उसमें सच में गोली नहीं होती है। फिर वे दोनों चाकू से हमला करते हुए एक दूसरे के गले पर चाकू रखते हैं। तब ग्रे उससे कहती है, तुम्हारी यही इच्छा थी कि हम दोनों साथ रहें? और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को साथ में लास्ट लैंड्स में शिकार पर जाते हुए देखते हैं और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।